बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट। उसका लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट स्कूल ऑफ थॉट है हमारा, और उम्मीद है कि इस वीक में हम इसको ख़त्म कर देंगे इंशाल्लाह। कॉग्निटिव, सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है, और फिर हम देखेंगे कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट क्या है, और इसके बाद फिर हम इसको बाकायदा स्टार्ट करते हैं। Cognitive psychology, school of psychology emerged in 1950s and 60s with the work of several influential psychologists. बहुत से लोगों ने इस पर काम किया और 1950s और 60s में ये डेवलप हुई। While there were several pioneers in this field, बहुत से मतलब ऐसे लोग हैं जिनको पाइनियर माना जाता है इस फील्ड का, लेकिन जो ऑल्ड्रिक नीजर है ना, ऑल्ड्रिक नीजर, इनको इसका फाउंडर माना जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का। 1967 नीजर पब्लिश्ड अ सेमिनल बुक कॉल्ड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। 1967 के अंदर उन्होंने ये बुक पब्लिश की थी, which helped to define the field and establish its legitimacy as a distinct area, जिसने मतलब जो वजह बनी थी कॉग्निटिव साइकोलॉजी को डेवलप करने की। इन द साइकोलॉजी बुक, इन दिस बुक नीजर आर्ग्यू दैट साइकोलॉजी नीडेड टू फोकस ऑन द स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। अब ये वो जो स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने बात की थी ना, मेंटल एलिमेंट्स की बात की थी, तो उससे मिलती जुलती बात है कि इन्होंने भी बात की थी कि मेंटल प्रोसेसेस को भी हमें कंसीडर करना चाहिए। कॉग्निटिव साइकोलॉजी बेसिकली है ही ये कि आपके मेंटल प्रोसेसेस को इसके अंदर स्टडी की जाती है, रादर दैन जस्ट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कि सिर्फ आप ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात करो, जैसे बिहेवियरिज्म वालों ने बोला था। ही एंड ही आउटलाइंड अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स दैट कुड बी स्टडीड फ्रॉम अ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। उन्होंने बहुत से टॉपिक्स बताए थे या बहुत से एरियाज बताए थे जिनको कहता है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर रह के स्टडी किया जा सकता है। अदर नोटेबल फिगर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी इंक्लूड जॉर्ज मिलर। जॉर्ज मिलर भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर इंपॉर्टेंट हैं। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग मेमोरी। जेरम ब्रूनर भी इसके अंदर अपनी मतलब कि एक पहचान रखते हैं। who emphasize the importance of cognitive development and the role of culture in the shaping thought processes, के कल्चर की जो वैल्यू होती है उसका इन्फ्लुएंस कैसे होता है हमारे थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में। कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट की बात कर लें, cognitive school of thought is a theoretical perspective in psychology that emphasizes the role of mental processes in behavior, कि हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं ना, हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, मेंटल जो हमारे आप कह सकते हैं कि जो चीजें हो रही होती हैं मेंटली तौर पर, वो किस तरह से हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं या क्या रोल प्ले करती हैं, कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट ये डिस्कस करता है। दिस अप्रोच इज ऑफन कंट्रास्टेड विद बिहेवियरिज्म। ये बिहेवियरिज्म का कंट्रास्ट है बेसिकली, कि बिहेवियरिज्म के उलट है ये। विच एम्फसाइजेज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, जो कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर या एनवायरनमेंट की बात करता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडीड अ वाइड रेंज ऑफ मेंटल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लैंग्वेज। ये सारी चीजें हमारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं। दे इन्वेस्टिगेट हाउ पीपल They investigate people, how people process, store, retrieve information, and how they use the information to make sense of world and guide their behavior। के ये जो तमाम प्रोसेस होते हैं, एक तो ये कि वो कैसे हो रहे होते हैं, दूसरा ये कि ये किस तरह से हम यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर, या अपनी सोशल लाइफ के अंदर, या फिर अपनी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए सारे कैसे हम यूज कर रहे होते हैं। ये हमारा कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट ही डिस्कस करता है। वन की कॉन्सेप्ट इन द कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट इज द आइडिया ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसमें बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको इंफॉर्मेशन प्रोसेस बोला जाता है, विच सजेस्ट दैट द माइंड वर्क्स लाइक अ कंप्यूटर, टेकिंग इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। के बेसिकली हम कुछ चीज इनपुट के तौर पर लेते हैं, फिर उसका हमारा माइंड के अंदर प्रोसेस होता है, फिर हमें एक आउटपुट निकल के मिलती है जो हमारे बिहेवियर पर इफेक्ट कर रही होती है। Cognitive psychologists also emphasize the importance of mental representations or internal models of the world which are used to make predictions or guide behavior। mental representations की बात करते हैं जो कि हमारे बिहेवियर को गाइड करने में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास another important concept in the cognitive school of thought is the idea of schemas। जो स्कीमास की बात करते हैं, ये भी हमारे एक कॉग्निटिव टर्म ही है, मेंटल टर्म है। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। विच आर मेंटल फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प पीपल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन।
ये बेसिकली जो स्कीमाज होते हैं, फ्रेमवर्क होता है, या आप इस तरह कह सकते हैं स्ट्रक्चर, एक कॉन्सेप्ट होता है किसी भी चीज का, जो हमें हेल्प कर, जो हम बना लेते हैं अपने माइंड के अंदर, जो बाद में हमें हेल्प कर रहा होता है कि चीजों को इंटरप्रेट करने में, ऑर्गेनाइज करने में, और जो हमारी इन्वायरमेंट है, वर्ल्ड है, उसको समझने में, सराउंडिंग्स को समझने में, ये स्कीमाज हमें हेल्प कर रहे होते हैं। These schemas can be shaped by previous experiences. ये previous experiences की बेस पर भी शेप हो रहे होते हैं, कैन इन्फ्लुएंस हाउ पीपल परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू न्यू इन्फॉर्मेशन, कि किस तरह से हमने न्यू इन्फॉर्मेशन को परसीव करना है, उसको रिस्पॉन्ड करना है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन आवर स्कीमास के हाउ वी रिस्पॉन्ड आवर एक्सपीरियंसेस या आवर सेंसेशंस। The cognitive school of thought has had a major influence on psychology and related fields. ये ना सिर्फ साइकोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट है, बल्कि इस और फील्ड्स के अंदर भी इंपॉर्टेंट है ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी। एजुकेशन, न्यूरोसाइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। एजुकेशन के अंदर आपको पता है किस तरह से ये इंपॉर्टेंस है। न्यूरो साइंस के अंदर ये सारा मतलब कॉग्निटिव प्रोसेस ही होता है। उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारी कॉग्निशन या कॉग्निटिव प्रोसेसेस की बेस पर ही ये डेवलप किए गए हैं। इट हैज हेल्प टू एक्सपेंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस दैट अंडरलाई ह्यूमन बिहेवियर। ये हमें हेल्प करते हैं हमारे माइंड को समझने में और कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को समझने में, जो हमारे बिहेवियर्स की वजह बन रहे होते हैं। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कंट्रीब्यूटर्स ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर जो जिन लोगों ने अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दिया है, उनमें से कुछ लोगों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास उल्रिख नीजर हैं, जो कि फाउंडर हैं, क्रेडिट फाउंडर ऑफ द साइकोलॉजी। नीजर पब्लिश द इन्फ्लुएंस्ड कॉग्निटिव साइकोलॉजी 1967। ठीक है, इसी बुक की वजह से, यानी कि यही वजह बनी थी इसकी फील्ड को फाउंड करने की। जॉर्ज मिलर है हमारे पास, prominent figure in the development of cognitive psychology. Miller introduced the concept of working memory. working memory पर इन्होंने काम किया था। help to expand our understanding of human memory processes. मेमोरी के ऊपर इनका काम है, और मेमोरी हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस ही है हमारा बेसिकली। जीन प्याजे नोन फॉर हिज वर्क इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर इनका बेसिकली काम है, और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के इन्होंने कॉग्निशन पर ही काम किया है। Piaget emphasized the importance of cognitive development and the role of schemas in shaping thought process. इन्होंने डेवलपमेंट पर काम किया और देखा है, इन्होंने बताया कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है बच्चे की कैसे हो रही होती है, और किस तरह से हमारे स्कीमाज हमारे थॉट प्रोसेसेस के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं, हमारे रोल प्ले कर रहे होते हैं। उसके बाद है नॉम चॉम्स्की, a linguist and cognitive psychologist. Chomsky's work on language acquisition helped to establish लैंग्वेज एक्विजिशन पर इन्होंने काम किया, जिसने हेल्प की थी ये आइडिया एस्टेब्लिश करने में, दैट ह्यूमन ब्रेन हैज एन इनेट कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज। जिससे हमने ये समझा कि जो ह्यूमन बिहेवियर हमारा ह्यूमन होता ब्रेन होता है ना, वो उसके पास इनेट कैपेसिटी होती है लैंग्वेज को लेकर, लैंग्वेज एक्विजिशन को लेकर, लैंग्वेज को समझने के लिए। उसके बाद जेरम ब्रूनर है हमारे पास, वाज द कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हु एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर एंड सोशलाइजेशन इन शेपिंग कॉग्निटिव प्रोसेस। ये बात करता है कल्चर की और सोशल एनवायरनमेंट की, जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस को शेप करते हैं। एंड ही हेल्प टू डेवलप द कांसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग। जब हम लेव विगोस्की को पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्कैफोल्डिंग। वो कॉन्सेप्ट बेसिकली लेव विगोस्की का नहीं है, वो जेरम ब्रूनर का है, तो ये भी याद रखना आपने। which refers to the way that adults can support children's learning and development. ये स्कैफोल्डिंग क्या होता है, जिसके अंदर कोई सीनियर या कोई अडल्ट बच्चे की हेल्प कर रहा होता है, या अपने से जूनियर की हेल्प कर रहा होता है, उसको डेवलप करने में उसको सपोर्ट कर रहा होता है लर्निंग के अंदर या डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, जैसे बच्चे को साइकिल सिखाना, बच्चे को लिखना सिखाना, बच्चे को पढ़ना सिखाना, बच्चे को चलना सिखाना, ये स्कैफोल्डिंग होती है। और ये कौन कर रहा होता है? कोई सीनियर ही कर रहा होता है। उसके बाद लेव विगोस्की was a Soviet psychologist who lived from 1897 to 1934 and made significant contribution to the field of cognitive psychology. Vygotsky's work focused on the role of social and cultural factors in cognitive development. इन्होंने भी cognitive development ही बात की है, लेकिन इन्होंने कंसीडर किया है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स को, कि ये इस पर डिपेंड कर रही होती है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कल्चर पर और हमारे सोशल एनवायरनमेंट पर डिपेंड कर रही होती है। जबकि जो प्याजे है वो कहता है कि कल्चर और हमारा एनवायरनमेंट इतना रोल प्ले नहीं करता, which was in contrast to the individualistic approach of the other cognitive psychologists at the time। जो इस मतलब के कंट्रास्ट था
खास तौर पर प्याजे के साथ इसकी लगती थी, यानी कि प्याजे के उलट थी इसकी थ्योरी। प्याजे किसी और चीज की बात करता था, ये किसी और चीज की। ये भी हम इसका कंपैरिजन भी देखेंगे इंशाल्लाह लास्ट में। कुछ और कंट्रीब्यूटर्स हैं, अदर कंट्रीब्यूटर्स इंक्लूड एलिजाबेथ लॉफ्टस और एरन बेक और मैनी अदर। बहुत से और भी हैं, लेकिन एरन बेक और ये जो ऊपर हमने बताया ये इंपॉर्टेंट है। एरन बेक का जिन्होंने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी है, ठीक है जी, जिनका हम टेस्ट भी यूज करते हैं। कोई क्वेश्चन? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जी, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर हम इस स्कूल ऑफ थॉट के अंदर जिन दो लोगों को पढ़ेंगे वो है हमारे पास, एक तो जीन पियाजे हैं, ठीक है, और दूसरे हमारे पास लेव विगोस्की होंगे। इन दोनों की थ्योरी को ही हम जस्ट पढ़ेंगे इसके अंदर। और ज्यादातर इन्हीं इन्हीं दो थ्योरीज को कंसीडर किया जाता है। मेजर जो वर्क है ना कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अंदर, वो इन्हीं दोनों को माना जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी बायोग्राफी देखते हैं और स्टार्ट करते हैं कि जीन पियाजे बेसिकली है कौन, और इसका इसकी लाइफ के बारे में देखते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड में ये पैदा हुआ था और जिनेवा के अंदर इसकी डेथ हुई है। स्विस साइकोलॉजिस्ट हु वाज द फर्स्ट टू मेक अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एक्विजिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन। इन्होंने सिस्टमैटिक स्टडी की थी बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। ही इज थॉट बाय मेनी टू हैव बीन द मेजर फिगर इन 20th सेंचुरी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर। 20th सेंचुरी के अंदर इसको मेजर फिगर माना जाता था। प्याजे अर्ली इंटरेस्ट वर इन जोलॉजी। स्टार्ट में वो जोलॉजी में उसका इंटरेस्ट था, ठीक है। एज अ यूथ ही पब्लिश्ड एन आर्टिकल ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ एल्बिनो स्पैरो, एंड बाय 15 हिज सेवरल पब्लिकेशंस ऑन मोलस्कस मोलस्क, पता नहीं क्या वर्ड है ये, हैड गेन्ड हिम अ रेपुटेशन अमंग यूरोपियन जोलॉजिस्ट। यानी कि जोलॉजी पर इसका काम था, और ये मतलब कि स्टार्ट में ही, बचपन में ही, अपने ये अपनी यंग एज के अंदर ही इस पर काम करना शुरू हो गया था और लिखना शुरू कर दिया था। एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नेक्टल, यूनिवर्सिटी ऑफ नेक्टल ही स्टडीड जोलॉजी एंड फिलोसफी, रिसीविंग हिज डॉक्टर इन 1980 के अंदर इसने डॉक्टर की डिग्री हासिल की यूनिवर्सिटी ऑफ नेक्टल से। सून आफ्टरवर्ड हाउएवर ही बिकेम इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी। बाद में साइकोलॉजी में इंटरेस्ट पैदा हुआ, combining his biological training with his interest in epistemology. एपिस्टेमोलॉजी में इसका बहुत इंटरेस्ट था। He first went to Zurich where he studied under Carl Jung. Zurich के अंदर इसने Carl Jung के अंडर स्टडी की, एंड ईगन ब्लूलर के अंडर भी इसने स्टडी की। एंड ही देन began 2 years of study at the Sorbonne in the Paris in 1919 के अंदर इसने 2 साल स्टडी की वहां। In Paris, Piaget advised and administered reading tests to school children and became interested in type of errors they made. अब यहाँ पर इसका जो इसने स्कूल चिल्ड्रन के साथ भी काम किया था अल्फाबीने के साथ मिलकर, और वहां पर इसने देखा कि जो बच्चे हैं ना वो जो एरर्स करते हैं वो डिफरेंट हैं एज कंपेयर टू अडल्ट। अडल्ट किसी और तरह से चीजों को लेते हैं और बच्चे किसी और तरह से लेते हैं। तो फिर इसने वहां पर ऑब्जर्वेशन की थी, लीडिंग हिम टू एक्सप्लोर द रीजनिंग प्रोसेस इन दीज यंग चिल्ड्रन। फिर इसने रीजनिंग प्रोसेस देखा वहां। By 1921, he had begun to publish his findings. The same year brought him back to Switzerland, where he was appointed director of Institute J.J. Rossio. वहां पर ये एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हुआ। इन 1925 and 29 he was a professor at University of Nectel, and in 1929 he joined the faculty of the University of Geneva as professor of child psychology, remaining there until his death. वहां पर मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी का प्रोफेसर रहा। 1955 he established the International Center of Genetic Epistemology at Geneva and became its director. एपिस्टेमोलॉजी सेंटर बनाया और इसका डायरेक्टर बना। His interest included scientific thought, sociology and experimental psychology. इसके इंटरेस्ट इन चीजों में थे। उसके बाद in more than 50 books and monographs over his long career, Piaget continued to develop the theme he had first discovered in Paris, that the mind of the child evolves through a series of set of stages. वहां पर इसने एक थ्योरी डेवलप की, स्टेज थ्योरी जिसको बोला जाता है। इसने बोला कि जो बच्चे का माइंड होता है वो डेवलप हो रहा होता है 4 स्टेजेस के अंदर, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। Piaget saw the child as constantly creating and creating his own model of reality. उसने ये नोट किया कि बच्चा जो है ना खुद ही अपनी चीजों को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, रिक्रिएट कर रहा है, ठीक है, जिसको इसने बोला है कि बच्चा को कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है।
ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है अपना, इसको इसलिए इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है। जिस कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली क्या है, आगे भी हम देखेंगे कि जो बच्चा होता है या खुद से चीजों को क्रिएट करना, समझना, अंडरस्टैंडिंग करना। अचीविंग मेंटल ग्रोथ बाय इंटीग्रेटिंग सिंपलर कॉन्सेप्ट इनटू हायर मेंटल कॉन्सेप्ट्स एट ईच स्टेज, कि कैसे वो सिंपल कॉन्सेप्ट्स को लेकर आगे फिर हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स की तरफ जा रहा होता है। He argued that for genetic epistemology, a timetable established by nature for the development of the child's ability to think, and he traced 4 stages in the। फिर जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी में इसने देखा, मतलब कि ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है, इसको भी देखते हैं आगे जाके कि किस तरह से नॉलेज डेवलप हो रहा होता है, उसकी बेस कहाँ से बनती है, किस तरह से वो बच्चा सोचना शुरू करता है, एबिलिटी टू थिंक एंड ग्रो एंड प्रोसेस द थिंग्स। ठीक है, इसने फिर उस हिसाब से फिर 4 स्टेजेस बनाई। अब इसकी जो थ्योरी है वो किस तरह से इसने डेवलप की थी, क्या प्रोसेस है इसकी थ्योरी में, वो देखते हैं। Piaget was employed at Binet Institute in 1920s, where his job was to develop French version of questions on English intelligence test। 1920s के अंदर इम्पोर्टेंट ये चीज है कि बिने इंस्टीट्यूट में ये वहां पर काम कर रहा था, इंटेलिजेंस टेस्ट पर इसने काम किया था, और मतलब इंटेलिजेंस टेस्ट बनाने थे इन्होंने। ही बिकेम इंट्रिग्ड विद द रीजंस चिल्ड्रन गेव फॉर देयर रॉन्ग आंसर्स। अब ये थ्योरी कैसे डेवलप हो रही है, ये बता रहा है कि ये बिने इंस्टीट्यूट में काम करता था, वहां पर इंटेलिजेंस पर काम हो रहा था टेस्ट बनाने पर। वहां पर इसने नोट की एक बात कि यार अब वहां पर बच्चों को भी टेस्ट दिए गए, अडल्ट्स को भी दिए गए, इसने देखा कि अडल्ट्स किसी और तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बच्चे किसी और तरह से कर रहे हैं। तो वहां पर इसकी वो कहते हैं सुई अटक गई। वहां पर इसको एक चीज क्लिक हुई कि हम पर ऐसा डिफरेंस क्यों है, ये बच्चों और बड़ों में डिफरेंस क्यों आ रहा है। फिर वहां पर इसने चीज को पकड़ लिया था। अच्छा, उसके बाद ही बिलीव दैट दीज इनकरेक्ट आंसर्स रिवील्ड इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द थिंकिंग ऑफ अडल्ट एंड चिल्ड्रन। वही वाली बात जो मैंने की है कि ये रॉन्ग आंसर्स ने बताया कि यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है इनमें। अच्छा, उसके बाद ब्रांच्ड आउट ऑन हिज ओन विद द न्यू सेट ऑफ अजम्पशंस। फिर वहां पर इसने मतलब इंटेलिजेंस पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अपनी ही चीजें डेवलप की और उसको मतलब सेपरेटली देखना स्टार्ट कर दिया। चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस डिफर्स फ्रॉम एन एडल्ट्स। इसने बोला कि जो बच्चों की इंटेलिजेंस होती है वो क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज दूसरों से बड़ों से डिफरेंट होती है। ठीक है, फ्रॉम एन एडल्ट्स इन क्वालिटी रादर देन इन क्वांटिटी, क्वालिटी वाइज दूसरों बड़ों से डिफरेंट होती है। दिस मीन्स दैट चिल्ड्रन रीजन, यानी कि बच्चे जो सोचते हैं डिफरेंटली फ्रॉम अडल्ट्स, बड़ों से डिफरेंट सोचते हैं, इसका कहना था। चिल्ड्रन एक्टिवली बिल्ड अप देयर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। वो कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो एक्टिवली यानी कि खुद ही डेवलप कर रहे होते हैं नॉलेज वर्ल्ड के अबाउट, वर्ल्ड के मतलब मुतालिक। दे आर नॉट पैसिव क्रिएचर्स वेटिंग फॉर समवन टू फिल। अब वो कहता है कि ये पैसिव क्रिएचर नहीं होते, यानी कि जैसे कि हमने ऊपर भी बात की थी कि वो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कंटिन्यूअसली अपने आसपास के मुतालिक जो चीजें होती हैं, नॉलेज होता है या जितने भी प्रोसेस होते हैं, वो ये वेट नहीं करते कि कोई आए और उनका नॉलेज में इजाफा करे और उनको सिखाए। वो खुद ही कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। जब हम डिफरेंस देखेंगे तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि वो कहता है कि बच्चे खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं चीजों को। The best way to understand children's reasoning was to see things from their point of view। बच्चों को समझना चाहते हैं तो कहता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ठीक है। Piaget did not want to measure how well children could count, spell or solve problems। वो ये नहीं चाहता था कि वो कितने अच्छे से या कितनी तादाद में चीजों को देख सकते हैं, गिन सकते हैं या काउंट कर सकते हैं, ये नहीं देखना था। What he was more interested, वो किस चीज में इंटरेस्टेड था, in was the way in which fundamental concepts like the very idea of number, time, quantity, quality, justice and so on emerged। कि ये वाले जो आइडियाज इमर्ज कैसे होते हैं, उसने ये देखना था। तो ये नहीं देखना था कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ये चीजें, बच्चे किस तरह से इंटेलिजेंस में कैसे हैं, वो नंबरिंग में कैसे हैं, टाइम में वो कैसे, वो ये नहीं देखना चाहता। वो कहता है ये चीजें डेवलप कैसे हो रही है, वो ये देखना चाहता था, ओरिजिन देखना चाहता था। अच्छा, पियाजे स्टडीड चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस। इसने इन्फेंसी से लेकर एडोलेसेंस तक उनकी स्टडी की यूजिंग नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, जिसमें उसने नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन की थी अपने अपने बच्चों की। ठीक है, एक ये भी इसके क्रिटिसिज्म आता कि इसने अपने बच्चों की, जैसे कि वो एक और भी हमने देखी थी थ्योरी जो उसने अपने बच्चों की पर ही ऑब्जर्व करके उसने दी थी।
तो ये मतलब इसके एक इसने अपने बच्चों को ऑब्जर्व किया था और सम टाइम कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल में भी देखा था। फ्रॉम दिस ही रोड डायरी डिस्क्रिप्शंस, मतलब इसने फिर वहां पर बच्चों नोट किया, स्टेजेस बनाई और मतलब चार्ट्स वगैरह बनाए। ही ऑल्सो यूज्ड क्लिनिकल इंटरव्यूज एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन, बाद में इसने बड़े बच्चों के इंटरव्यूज भी की, ऑब्जर्वेशंस भी की। हु वर एबल टू अंडरस्टैंड क्वेश्चंस एंड होल्ड कंजर्वेशन, जो क्वेश्चंस को समझ सकते थे और कंजर्वेशन कर सकते थे। ये है बेसिकली उसकी जो थ्योरी कैसे डेवलप हुई है। कोई क्वेश्चन यहां तक? नो सर। अब अच्छा, उसके बाद फिर ये कुछ शॉर्ट पॉइंट्स में भी मैंने इसकी बायोग्राफी लिख दी है, इसको भी एक नजर थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। स्विस बायोलॉजिस्ट था, फिलोसफर था, साइकोलॉजिस्ट था। बिने इंस्टीट्यूट वाली बात भी हमने देख ली है। अल्फ्रेड बिने इज नोन एज अ डेवलपर ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट एंड पियाजे टुक पार्ट इन स्कोरिंग दीज असेसमेंट्स। उसके बाद प्रायर टू पियाजे थ्योरी चिल्ड्रन वर ऑफन थॉट ऑफ सिंपली एज मिनी एडल्ट्स। उनको समझा जाता था कि वो छोटे, मतलब प्याजे की थ्योरी से पहले ये समझा जाता था कि बच्चे भी बड़ों की तरह ही सोचते हैं। ठीक है, इसने आके बताया कि नहीं भाई जी, बच्चे अलग से सोचते हैं। प्याजे क्लेम दैट चिल्ड्रंस वे ऑफ थिंकिंग इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स, ये भी हमने देख ली है। हिज अर्ली करियर कंसीडर्ड ऑफ द वर्क इन नेचुरल साइंसेज, ये देख लिया हमने, नेचुरल साइंसेज जोलॉजी वगैरह में पहले था। ही वर मैरिड वैलेंटाइन के साथ इसने शादी की थी 1923 के अंदर, एंड दे हैव 3 चिल्ड्रन। It was Piaget's observation of his own children and served as the basis for his of many of his later theories. अपने बच्चों पर इसने ऑब्जर्वेशन की थी, theories बनाई हैं। Piaget was ranked as the second most influential psychologist of the 20th century in one 22 स्टडी। 22 के अंदर एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर इसको मोस्ट सेकंड इन्फ्लुएंशियल माना गया है, बंदे को रैंक किया गया। पहले नंबर पे हैं बीएफ स्किनर, दूसरे पे जीन पियाजे, तीसरे पे सिगमंड फ्रॉइड, चौथे पे एल्बर्ट बंडूरा और पांचवें पे लियोन फेस्टिंजर। नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी का इसको फादर भी कहा जाता है। नोन फॉर डेवलपिंग द टर्म जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ नॉलेज, नॉलेज के ओरिजिन समझा जाता है यहाँ पर। ही इज द फर्स्ट हु मेड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने सिस्टमैटिक स्टडी की थी? पहला ये बंदा था। कंस्ट्रक्टिविस्ट बोला जाता है इसको। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसने कंस्ट्रक्टिविज्म पर काम किया था। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है? इज अ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशनल एंड साइकोलॉजी दैट एम्फसाइज द एक्टिव रोल ऑफ द लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन नॉलेज। इसमें जो एक्टिव रोल होता है लर्नर का, अगर बच्चों की बात करेंगे तो एक्टिव रोल होता है बच्चे का, कि बच्चा खुद डेवलप कर रहा होता है अपना नॉलेज और खुद लर्निंग कर रहा होता है। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, this approach just that the learner are not passive recipient of information। वो पैसिव नहीं होते, वो एक्टिव होते हैं। अब खुद एक्टिव होते हैं, खुद सीख रहे होते हैं, बट रादर दे एक्टिवली क्रिएट देयर ओन नॉलेज बाय बिल्डिंग ऑन प्रायर एक्सपीरियंसेस एंड एग्जिस्टिंग नॉलेज। अपने एक्सपीरियंस और एग्जिस्टिंग नॉलेज की बेस पे वो अपना नॉलेज बिल्ड कर रहे होते हैं, लर्निंग कर रहे होते हैं। उसके बाद वेरी इफेक्टिव इन एजुकेशन, इसकी जो थ्योरी है एजुकेशन के अंदर बहुत ही इफेक्टिव है। एजुकेशन के अंदर अगर आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है या इस थ्योरी को समझ लें, तो अगर आप टीचर हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी स्टूडेंट्स को समझने में और उनको मैनिपुलेट करने में या उनको सही परफॉर्म करवाने में। ये थ्योरी आपको बहुत हेल्प कर सकती है। अब हम देखते हैं जी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रॉपरली देखने से पहले हम क्या करेंगे, हम या उसकी स्टेजेस को प्रॉपरली समझने से पहले हम उसके अंदर जो टर्म्स आती है ना उनको समझ लेंगे। टर्म्स को समझेंगे ताकि हमारे लिए जो अगला प्रोसेस है वो आसान हो जाए, थ्योरी को समझना आसान हो जाए। तो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? जीन पियाजे ने दी थी। ठीक है, अडेप्टेशन पर डिपेंड करती है थ्योरी, अडेप्टेशन वाले प्रोसेस पर ही के अकॉर्डिंग ही हो रही होती है। की टर्म्स कौन कौन सी हैं? की टर्म्स को देख लेते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर जो टर्म्स है ना उनको बाज दफा सही से क्लैरिफाई नहीं किया जाता या फिर यह कि बच्चे समझ नहीं पाते। तो आज इंशाल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे इसकी जो बेसिक टर्म्स हैं। Organization, process of arranging information and experiences into mental systems and categories। इंफॉर्मेशन को, एक्सपीरियंसेस को डिफरेंट कैटेगरीज अपने माइंड के अंदर कैटेगरीज में बना के रखना, उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। स्कीमा क्या होता है? मेंटल, इसकी शॉर्ट डेफिनेशन है
ये वाली मेंटल स्ट्रक्चर और कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस या इन्फॉर्मेशन की एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर, एक कैटेगरी होती है जो हम अपने माइंड के अंदर बना के रखते हैं। बाद में वही हेल्प करती है हमें अपनी सराउंडिंग्स को समझने में, वर्ल्ड को समझने में। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ताकि इसका आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। Schema is a cognitive framework or mental model that helps individual organize and interpret information about the world। मतलब कि इसकी मदद से हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं या वर्ल्ड को समझ रहे होते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन यू इनकाउंटर अ न्यू टाइप ऑफ फ्रूट फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने कोई नया फ्रूट देखा पहली दफा, ठीक है। यू नोटिस दैट इट इज स्मॉल। आपने उसको नोटिस किया कि वो छोटा है, राउंड है एंड ग्रीन है, एंड इट हैज अ स्लाइटली रफ टेक्सचर ऑन द आउटसाइड, और रफ सा उसका टेक्सचर है। यू टेक अ बाइट, फिर आपने उसको चखा, एंड टेस्ट समथिंग स्वीट एंड टेंजी। आपने उसका अजीब सा टेस्ट, स्वीट है और टेंजी टाइप, ये पता नहीं कौन सा होता है लेकिन ये टेस्ट है, ठीक है। You might initially have difficulty understanding what this fruit is and how to categorize it। अब आप एक फर्ज कर रहे हैं अमेज़न के जंगलों में गए, वहां पर आपने एक नया फ्रूट देखा, वहां उस फ्रूट के बारे में आपने उसको चख के देखा, उसकी शेप वगैरह देख ली, उसका जायका देख लिया। अब आपको पता नहीं है कौन सा फ्रूट है, लेकिन आपने उसको पहली दफा एक्सपीरियंस कर लिया है, ठीक है। पहली दफा आपने एक्सपीरियंस कर लिया है। अच्छा, उसके बाद however as you continue to learn about this fruit and encounter it more frequently, you might start to develop a schema for it। जब आप उसके साथ एक्सपीरियंस करते हैं, आप यहां पर तो इन्होंने लिखा है ना कि आप जिस तरह से मतलब उसको बार बार देखते हो तो आप फिर उसके बारे में क्या बना लेते हो, एक स्कीमा बना लेते हो, ठीक है। अब एक तो ये है ना कि आप आपने एक चीज देखी और आप गुजर गए, उसके बाद जिंदगी में दोबारा आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ी या आपने उसको दोबारा एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो वो तो हो सकता है भूल जाए, आप में आपको उसके स्कीमा की जरूरत ना पड़े। लेकिन एक चीज ऐसी कि आप उसको बार बार देख रहे हैं, ठीक है। फर्ज करें सेब को आपने पहली दफा देखा था, आपको नहीं पता था क्या था, लेकिन आपने उसको समझ लिया, यानी कि उसकी शेप देख ली, उसका जायका देख लिया, उसका आपने देख लिया कि वो थोड़ा सा सख्त होता है, ये सारी चीजें समझ ली, ठीक है। अब आप बार बार उसके साथ आपका एक्सपीरियंस होता है, तो फिर आपने एक स्कीमा बना लिया कि यार ये इसको एप्पल कहते हैं, ये सेब है, इस तरह का होता है, राउंड होता है, ठीक है, सख्त होता है, और रेड होता है या ग्रीन होता है, उसके बाद जायका इसका मीठा होता है, समटाइम तुर्श भी होता है, ठीक है। ये आपने उसका एक स्कीमा बना के रख लिया। अब अगली दफा फिर क्या होगा, जब आपने एक्सपीरियंस किया है तो आपको मतलब अगली दफा आपके सामने सेब आएगा तो आप फौरन आपको पता चल जाएगा, अच्छा यार ये सेब है, ठीक है, इसका जायका ऐसा होता है। अगर आपने किसी को मशवरा भी देना तो आप उसको समझाएंगे, यार ये जायका इसका ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, however, as you continue to learn about this fruit and encounter it more frequently, you might start to develop schema for it। Your schema might include the physical। अब schema के अंदर क्या चीज होगी, physical characteristics of the fruit, small, round, green and texture, it taste भी होगा, and perhaps even more contextual information। अब उसकी और भी इंफॉर्मेशन उस स्कीमा के अंदर होगी, उस फ्रेमवर्क के अंदर होगी, या उस कैटेगरी के स्ट्रक्चर के अंदर होगी जो आपने बनाई है उसके बारे में। उसके अंदर और भी क्या हो सकता है, वेयर इट ग्रोज, ये कहाँ होता है, हाउ इट टिपिकली कंज्यूम, कैसे कंज्यूम किया जाता है इसको, ये उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसी फ्रेमवर्क के अंदर हो सकती है आपके पास। दिस स्कीमा वुड अलाउ यू टू इजीली रिकॉग्नाइज एंड कैटेगराइज दिस फ्रूट इन द फ्यूचर। जब आपको मुस्तकबिल में उसकी जरूरत मतलब कि उसका सामना करना पड़ेगा, या उस फ्रूट को देखेंगे या खाने की, या आपका एक्सपीरियंस होगा, तो आपको आसानी होगी उसको इंटरप्रेट करने में, समझने में, ठीक है। और समझने के बाद फर्दर कोई भी आपने जो एक्सपीरियंस करना, या कोई भी आपने कुछ परफॉर्म करना है, या आगे बढ़ना है, या प्लानिंग करनी है, अब उसके शेप के मुतालिक आपके पास स्कीमा मौजूद है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, तो आपको अगली प्लानिंग करने में आसानी हो जाएगी। खाना है या नहीं खाना, कब खाना है, क्यों खाना है, कैसे खाना है, ठीक है, ये प्लानिंग करें। ये एक फ्रूट की बात कर रहा हूं। इसी तरह कोई और आपके पास एक्सपीरियंस हो, अच्छे आप कह सकते हैं कि किसी जगह पर जाना है, या आप ऐसा कर रहे हैं, आपने शेर देखा, उसका आपने स्कीमा बना लिया कि खतरनाक होता है। अब आप जंगल में से जा रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर शेर भी होता है। अब आपको पता है कि यहाँ पर शेर होता है, आपके पास स्कीमा बना पड़ा है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, क्या क्या होता है वो। अब आपको अगली प्लानिंग करने में बड़ी आसानी होगी अगर आपके पास उसका स्कीमा मौजूद है। अगर आपको ये पता ही ना हो कि जंगल में शेर होता है जो चीर फाड़ देता है, तो आपको फिर दुनिया को समझने में मुश्किल हो रही होती है, आगे बढ़ने में मुश्किल हो रही होती है, प्लानिंग करने में मुश्किल हो रही होती है, या आप प्लानिंग कर ही नहीं पाते। अगर प्लानिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहे होते, जब वो आपके सामने आता है तो वो आपको नुकसान होता है। मतलब ये इसको जिधर मर्जी आप अप्लाई कर दो इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। इवन इफ यू इनकाउंटर डिफरेंट वेराइटी ऑफ इट,
और इनकाउंटर इट इज इन न्यू कॉन्टेक्स्ट। अब वो कहता है कि एक तो ये है कि आप उसको समझ लेते हो, फ्यूचर में आपको मसला नहीं होता, और एक दूसरा ये है कि अगर आप इसी तरह की चीज या इसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखते हो तो भी आपको थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि मैंने किस तरह से मतलब इसको समझना है। Schemas are important cognitive structures that help us make sense of the world around us by organizing and interpreting information। और ये हमें हेल्प कर रहे होते हैं कि कैसे हमने अपनी इन्वायरमेंट को समझना है, इंटरप्रेट करना है। उसके बाद ठीक है जी, स्कीमा क्लियर हो गया आपका। आप जब पहली दफा किसी चीज को देखते हैं तो उसका आप जो कॉन्सेप्ट बना के अपने माइंड के अंदर हैं, उसका एक फ्रेमवर्क या उसकी स्ट्रक्चर बना के रख लेते हैं, उसको स्कीमा बोलते हैं। बाद में वो आपकी हेल्प कर रहा होता है वर्ल्ड को समझने में, इंटरप्रेट करने में। समझ आ गई? जल्दी से बोलें। जी सर, आते। उसके बाद अडेप्टेशन को देख लेते हैं। शॉर्ट डेफिनेशन इसकी ये है, एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना फिजिकली या मेंटली, वो अडेप्टेशन होता है। Adaptation refers to the process by which an organism adjusts to changes in its environment। environment में changes के according adjust कर जाना adaptation है। In order to survive and thrive, survive करने के लिए, thrive करने के लिए। In biology, biology के according बात करें, adaptation refers to the changes in organisms physical or behavioral traits that improve its chances of survival। उसकी जो फिजिकल या बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, सर्वाइव करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, वो उसकी क्या कहलाती है? अडेप्टेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्पीशीज ऑफ बर्ड माइट डेवलप लॉन्गर बीक्स। जैसे हमने वो जो डार्विन वाली थ्योरी के अंदर देखा था कि अ बर्ड माइट डेवलप लॉन्गर बीक्स, वो अपनी लंबी चूंचों को डेवलप कर लेते इन ऑर्डर टू एक्सेस फूड सोर्सेज दैट आर अदरवाइज इनअसेसिबल। मतलब कि उस फूड को असेस करने के लिए जो छोटी चूंच के साथ असेस नहीं किया जा सकता, तो फिर वो क्या करते हैं? अपनी चूंचों को बड़ा कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। थ्योरी ऑफ वो क्या था? नेचुरल सिलेक्शन। और क्या था थ्योरी का नाम? क्या था? एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वही वाली बात है। तो उसमें अडेप्टेशन आती है। सिमिलरली एनिमल्स में अडेप्ट टू चेंजेस इन टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन बाय ग्रोइंग थिकर फर। अब वो टेम्परेचर में उसने एडजस्ट करना होता है जानवरों ने, तो वो आप देखेंगे कि जो गर्म इलाके होते हैं वहां पर जानवरों की बॉडी आपको और तरह से मिलती है, जो सर्द इलाके हैं वहां पर आपको जानवरों की बॉडी पे बाल मिलते हैं। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट एडजस्ट कर रहे होते हैं। चेंजिंग देयर माइग्रेशन पैटर्न्स एंड डेवलपिंग न्यू बिहेवियर्स दैट हेल्प देम टू कोप विद न्यू कंडीशंस। मतलब कि अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट वो चेंज कर रहे होते हैं ताकि वो कॉप कर सकें। इन साइकोलॉजी, अगर साइकोलॉजी की बात करें, अडेप्टेशन कैन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू चेंजेस इन वंस एनवायरनमेंट such as adapting to a new job or new social situation। In this context, adaptation involves modifying one's thoughts, behaviors or emotions। हमारे काम की चीज, कॉग्निटिव हमारी डेवलपमेंट चल रही है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कि जब आप अपनी थॉट्स, बिहेवियर और इमोशंस को चेंज करते हो अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, उसको अडेप्टेशन कहते हैं। अडेप्टेशन इज अ क्रूशियल प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल एंड वेल बीइंग ऑफ द बोथ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स एंड इंटायर स्पीशीज। वो कहते हैं ये बहुत जरूरी होता है हमारी सर्वाइवल के लिए। एंड इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस। वो दोनों में अपना रोल प्ले कर रही होती है। अडेप्टेशन इन्वॉल्व्स टू कंप्लीमेंट्री प्रोसेसेस, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। अडेप्टेशन को तो हमने लेके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि चूंकि हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस की बात होगी कि जब हमारे सामने कोई, हम किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, सामने कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, या जब हमारे सामने कोई चीज आती है जिसको हमने समझना होता है, अगर तो हम उसको समझ जाएं तो वो अडेप्टेशन होती है। अगर हम उसको नहीं समझ पाते तो वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, अब हमारी जो डेवलपमेंट इसी तरह से होती है कि हमने अडेप्ट करना ही करना होता है। अगर वो स्कीमा के अकॉर्डिंग हम अडेप्ट करेंगे, अगर तो हमारे पास उस चीज के अकॉर्डिंग स्कीमा पड़ा हुआ है, मतलब स्कीमा पड़ा हुआ है, तो हम अडेप्ट कर जाएंगे इजीली। अगर स्कीमा नहीं भी पड़ा है, ठीक है, अब अगर तो स्कीमा पड़ा फिर तो हमें मसला होगा ही नहीं। लेकिन अगर स्कीमा नहीं पड़ा तो फिर क्या करते हैं? हम एक नया स्कीमा बना लेते हैं। उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए एक नया स्कीमा बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर पहले आपने बिल्ली देखी थी, ठीक है, बिल्ली देखी और बिल्ली का आपने स्कीमा बना लिया। अगली दफा आपने देख लिया कुत्ता, ठीक है, डॉग को देखा, अब वहां उसका स्कीमा आपके पास मौजूद नहीं है, अब आपका स्कीमा मैच भी नहीं कर रहा। फिर आप क्या करते हो? अब वहां पर आ जाती है डिसबैलेंस आ जाता है। अब आप उसके अकॉर्डिंग एक नया स्कीमा बना लेते हो। ठीक है, इस तरह से हम अडेप्ट करते चले जाते हैं। जैसे जैसे नई चीजें, नए एक्सपीरियंस होते हैं, वैसे वैसे हम कॉग्निटिवली
अडेप्ट करते चले जाते हैं। अब अडेप्टेशन का प्रोसेस दो तरह से हो रहा होता है, एक दूसरा अकोमोडेशन। क्या होता है? फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज। आपके पास जब इंफॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन को अपने स्कीमा के अंदर आप एडजस्ट कर लें, इसको बोलते हैं असिमिलेशन। फॉर एग्जांपल, असिमिलेशन रेफर टू द प्रोसेस बाय व्हिच अ चाइल्ड इनकॉर्पोरेट्स न्यू एक्सपीरियंसेस इनटू एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर्स। आपके पास जो पहले से एक स्ट्रक्चर बनी पड़ी है, स्कीमा बना पड़ा है, उसमें आपने नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर दिया, वो असिमिलेशन है। फॉर एग्जांपल, if a child sees a new type of animal, they might assimilate into it their existing schemas for dog or cat, even if the new animal is quite different. अगर आपके पास डॉग और कैट का जो है स्कीमा बना पड़ा है, अब आपने क्या किया, आपको उसी तरह का एक और एनिमल मिलता है, ठीक है, मतलब कि डॉग की भी चार टांगे होती हैं, बकरी की भी चार टांगे होती है, उसी तरह का एक और एनिमल मिला, तो बच्चा क्या करता है, उस बकरी को, ठीक है, उस गोट को वो डॉग वाली कैटेगरी में डाल देता है, असिमिलेट करता है, उसको 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 जम कर देता उस स्कीमा के अंदर जो उसके पास पहले से मौजूद है। क्यों? क्योंकि वो अडेप्ट करना चाहता है ना, अदरवाइज वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगा। जब उसको मतलब कि उसको समझ नहीं आ रही होगी तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा वहां पर। तो फिर वो क्या कहता है, असिमिलेट करता है उसको। अगर तो वो उसके स्कीमा के साथ मिलती जुलती है तो वो उसके अंदर उसको एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, असिमिलेट कर लेता है। अब इसकी एक एग्जांपल देता हूं मिसाल के तौर पर। पहली दफा आपने बिल्ली देखी, व्हाइट कलर की, आपको बताया आपकी मम्मा ने क्या बिल्ली है, ठीक है। अगली दफा आपने बिल्ली देख ली ब्राउन कलर की। अब बिल्लियों के कलर भी तो बहुत से होते हैं ना, ब्राउन कलर की देख ली। अब वहां पर आपने क्या किया, आपने वो वाली जो बिल्ली थी उसका कलर ही चेंज था ना, आपको थोड़ा सा इशू तो हुआ, लेकिन आपने देखा यार इसकी टांगे भी चार हैं, इसकी दुम भी है, ये बोलती भी उसी तरह, तो आपने उसको उठा के उसी कैटेगरी में डाल दिया जो आपके पास पहले से बनी पड़ी थी, ठीक है। आपके पास जो स्कीमा बना पड़ा है, उस स्कीमा के अंदर किसी नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर देना, उसको असिमिलेशन बोलते हैं। समझ आ गई इसकी? Yes, sir. अब आ जाते हैं अकोमोडेशन। अल्टर अच्छा, यहां पर एक और चीज याद रखनी है, एक तो ये है कि आप सेम कैटेगरी की चीज को एडजस्ट कर रहे हो उसके अंदर, यानी कि पहले आपने व्हाइट कलर की बिल्ली देखी, फिर आपने ब्राउन कलर की बिल्ली देख ली है, ठीक है। अब आपने उसको एडजस्ट कर लिया, ये तो आपके लिए आसान है ना, क्योंकि एक ही कैटेगरी में आएगी ना, बस कलर ही डिफरेंट है, कैटेगरी तो एक ही आएगी, स्कीमा एक ही आएगा। अब यहां पर है कि आपने पहले डॉग की कैटेगरी बनाई हुई है, लेकिन उसके बाद आपने गोट देख लिया, यानी कि बकरी को देख लिया, अब उसकी भी चार टांगे, दुम भी है उसकी, ठीक है। अब यहां पर उसको भी उठा के बच्चा असिमिलेट कर देता डॉग वाली कैटेगरी में, लेकिन अब असिमिलेट तो उसने कर दिया, लेकिन जैसे जैसे उसको आगे वो बढ़ता है, एक्सपीरियंस होते हैं, उसको पता चलता है कि यार बकरी और चीज है, तो फिर वो क्या करता है, उसके लिए एक अलग से वो बना देता है स्कीमा, ठीक है, असिमिलेट उसको कर लेता है, लेकिन वो उसको बाद में पता चलता है कि नहीं यार ये अलग चीज है, तो फिर उसको अलग से बना लेता है। अकोमोडेशन, कॉम्बिनेशन क्या होता है, अल्टरिंग एग्जिस्टिंग स्कीमाज आर क्रिएटिंग न्यू वंस इन रिस्पॉन्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन। जब उसको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो अपनी एग्जिस्टिंग स्कीमा तो अल्टर कर लेता है या नई स्कीमा बना लेता है, जैसे मैंने अभी अब ऊपर बात की है। Commodation, on the other hand, involves modifying existing mental structures or creating new ones in order to incorporate new experiences that cannot be assimilated into existing schemas. अब अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिलती है जो उसकी पहले वाले स्कीमा से मैच ही नहीं कर रही, ठीक है, वो मैच ही नहीं कर रही, तो वो डिस्टर्ब हो गया, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हो गया उसमें, ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेस को डिस्टर्ब करने लगे, यार अब मैं क्या करूं, तो फिर वो क्या करता है, उसको नया स्कीमा बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, इफ अ चाइल्ड इनकाउंटर्स एन एनिमल्स दैट कैन नॉट बी असिमिलेट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीमास फॉर डॉग और कैट, अगर उसके पास दो स्कीमा बने हैं डॉग और कैट वाले, उसमें नहीं एडजस्ट हो रहा, they may need to create a new schema to accommodate this new information। फिर वो नया स्कीमा बना लेगा। मिसाल के तौर पर, आपके पास डॉग और कैट का स्कीमा बना पड़ा था, आपने देख लिया घोड़ा, हॉर्स देख लिया, ठीक है, आपने हॉर्स देखा, अब वो आपको पता चलेगा कि यार ये तो मतलब मेरे साथ मैच ही नहीं कर रहा, डॉग भी उसका मैंने देखा, उसकी हाइट भी मतलब थोड़ी है, और ये बोलता भी और तरह से है, कैट भी और तरह से है चीजें। अब आप क्या करोगे, उस हॉर्स का फिर अलग से आप स्कीमा बनाते हो, अलग से स्ट्रक्चर बनाते हो, अलग से उसका फ्रेमवर्क बनाते हो, और अपनी माइंड के अंदर उसको सेव कर लेते हो, इसको बोलते हैं अकोमोडेशन। सिमुलेशन क्या होता है, पहले से स्कीमा के अंदर किसी इंफॉर्मेशन को एडजस्ट कर लेना। अकोमोडेशन होता है
अपने स्कीमा को अल्टर करना या न्यू स्कीमा बना देना, इसको बोलते हैं अकोमोडेशन। उस वक्त जब आपका जो प्रायर या पहले से स्कीमा बना पड़ा है उसमें एडजस्ट नहीं कर पाती कोई चीज, तो फिर आप उसका नया स्कीमा बना देते हो। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब आप मेंटल बैलेंस बिटवीन कॉग्निटिव स्कीमास एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जब आपके स्कीमा और एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन मैच कर जाती है, यानी कि बिल्ली, आपके पास बिल्ली का स्कीमा बना पड़ा, आपने बिल्ली को ही देखा है तो वो मैच करे गई, तो ये कॉग्निटिव इक्विलिब्रियम इसको क्या बोलते हैं। ठीक है। डिसइक्विलिब्रियम उस वक्त डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है जब वो आपका स्कीमा आपकी इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन के साथ मैच नहीं कर रहा होता, तो उस वक्त डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। इनको थोड़ा सा देख लेते हैं हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर। Equilibrium refer to the state of cognitive balance in which an individual's existing mental structures or schemas can account for new information or experiences without the need for significant modification or adjustment। जब आपको modification और adjustment नहीं करनी पड़ती और आप easily survive कर जाते हो, समझ लेते हो, तो वो आपका equilibrium है। In other words, when an individual is in a state of equilibrium, their existing knowledge and understanding of the world can accommodate and make sense of न्यू इन्फॉर्मेशन विद रिलेटिव इज, यानी कि आपको आसानी होती है समझने में स्कीमा की मदद से अपने वर्ल्ड को। ठीक है, तो वो आपका इक्विलिब्रियम है। डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है? तो उस वक्त आप क्या करते हो? डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अ चाइल्ड हु हैज अ स्कीमा फॉर अ डॉग might be able to easily assimilate new information about different breeds of dogs। अब वो असिमिलेट कर सकता है, वो कहता है डिफरेंट टाइप्स के डॉग्स को ये असिमिलेट कर सकता है अपने डॉग वाले स्कीमा के अंदर। However, if the child encounters a new animal that is similar to a dog but has some different features, वो अब एक ही तरह का एनिमल को देख लेता है जो डॉग से मिलता जुलता लेकिन उसके फीचर्स डिफरेंट हैं, तो फिर वो क्या करता है? दे मे एक्सपीरियंस अ स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। वहां पर वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा, जिसको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। कॉग्निटिवली ना वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है कि यार ये मैच नहीं कर रहा, फिर वो डिसइक्विलिब्रियम उसमें आ जाता है। A state of disequilibrium and have to adjust their mental schemas to incorporate this new experience। को adjust करना पड़ता है। According to the Piaget theory, cognitive growth occurs through a process of equilibration in which individuals move from a state of disequilibrium to equilibrium। वो कहता है कि जो cognitive growth होती है वो equilibration के थ्रू हो रही होती है, यानी कि equilibrium की फॉर्म में ही होगी। अगर disequilibrium रहेगा तो वो सही से डेवलप नहीं कर पाएगा। और ये पहले ऐसा ही होता है कि डिसइक्विलिब्रियम आता है उसमें, पहले तो उसने डॉग को देखा, अगली दफा उसने घोड़े को देख लिया तो वो डिसइक्विलिब्रियम आया, फिर उसने अलग से अपना स्कीमा बनाया तो वो उसमें बैलेंस हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, वो बैलेंस हो गया, उसमें वो अडेप्ट कर गया। थ्रू द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, इंडिविजुअल्स आर एबल टू क्रिएट न्यू मेंटल स्ट्रक्चर्स आर मॉडिफाई एग्जिस्टिंग वंस। अब वही वाला असिमिलेशन और अकोमोडेशन के जरिए से वो क्या करते हैं? या तो असिमिलेट कर लेते हैं या फिर न्यू स्कीमा बना के वो आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से उसकी एक नॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है बच्चे की। जी, यहां तक क्वेश्चन।